आज हम बात करने वाले हैं सोहनी महिवाल की कथा पर। लोक कथाओं की श्रृंखला में सोहनी महिवाल की कथा यूजी के सेमेस्टर 6 के पाठ्यक्रम में शामिल है। लोक कथाएं वे कहानियां हैं जो मनुष्य की कथा प्रवृत्ति के साथ चलकर विभिन्न परिवर्तनों के साथ वर्तमान रूप में प्राप्त होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ निश्चित कथानक रूढ़ियों और शैलियों में ढली लोक कथाओं के अनेक संस्करण उसके नित्य नई प्रवृत्तियों और चरित्रों से युक्त होकर विकसित होने के प्रमाण हैं। एक ही कथा विभिन्न संदर्भों और अंचलों में बदलकर अनेक रूप ग्रहण कर लेती है। लोकगीतों की भांति लोक कथाएं भी हमें मानव की परंपरागत वसीयत के रूप में प्राप्त है। दादी नानी के पास बैठकर बचपन में जो कहानियाँ सुनी जाती हैं, चौपालों में इनका निर्माण कब, कहाँ, कैसे और किसके द्वारा हुआ, यह बताना असंभव है। यद्यपि दादी नानी से ज़्यादा कहानियाँ दादा नाना सुनाते हैं, लेकिन फिर भी दादी नानी को ही ज़्यादा महत्ता देना भी विरासत में चली आ रही परिपाटी का ही परिणाम है। पंजाबी साहित्य में प्रेम गाथाओं की भूमिका का अंदाज़ा इस तथ्य से हो जाता है कि साहित्य और कला की एक विधा की बुनियाद हीर रांझा, सोहनी महिवाल, सस्सी पुन्नू, मिर्जा साहिबा, शेरी फरहाद, यूसुफ जुलेखा जैसे किस्सों की होती है। मध्यकालीन पंजाबी साहित्य में 4 धाराओं को प्रमुख माना जाता है, जिनमें लोक साहित्य, सूफी साहित्य, गुरवाणी साहित्य और किस्सा साहित्य शामिल है। किस्सा साहित्य का उल्लेख हर धारा में मिलता है। किस्सा साहित्य का जन्म फारसी की मसनवी और संस्कृत में प्रेमाख्यान से जुड़ता है। इसमें पंजाब के भूगोल, संस्कृति और सामाजिक जीवन की विशेषताएं भी समाई होती हैं। सोहनी महिवाल की कहानी सिंध की 7 प्रसिद्ध प्रेम त्रासदियों में परिगणित है। सूफी सिंधी कवि शाह अब्दुल लतीफ़ ने अपने काव्य शाह जो रिसालों में वर्णन किया है। इस कहानी को पंजाबी कवि फजल शाह सैयद ने भी अपनी लंबी कविता में निबद्ध किया है। सिंध की लोक कथा में सोहनी चेनाब की बजाय सिंध के तट पर रहती थी और उसकी जाति कुम्हार न होकर जाट की थी। पंजाब की चनाब नदी के तट पर तुला को एक बेटी हुई, सोहनी। कुम्हार की बेटी सोहनी की खूबसूरती की क्या बात थी। उसका नाम भी सोहनी था और रूप भी सुहाना था। उसी के साथ एक मुगल व्यापारी के यहाँ जन्म लिया इज्जत बेग ने, जो आगे चलकर महिवाल कहलाया। इन दोनों के इश्क के किस्से पंजाब ही नहीं, सारी दुनिया में मशहूर है। पंजाबी साहित्य में प्रेम गाथाओं की भूमिका का अंदाज़ा इस तथ्य से हो जाता है कि साहित्य और कला की हर विधा की बुनियाद हीर रांझा, सोहनी महिवाल जैसे किस्सों की होती है। मध्यकालीन पंजाबी साहित्य में 4 धाराओं को मुख्य माना जाता है और इनके ही सहारे समस्त लोक कथाएं लिखी गई हैं। पंजाब में चेनाब नदी के किनारे पर एक गांव था, गुजरात राज्य से अलग यह पाकिस्तान का एक गांव है, जहां पर तुला कुम्हार रहता है, जो कि सबसे सुंदर और प्यारे मटके बनाता है और अपने इलाके में वह प्रसिद्ध है। उसके बने हुए सुंदर बर्तन खरीदने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते थे। इन्हीं दिनों तुला की सुंदर सी बेटी भी आती है और उन्होंने उसका नाम सोहनी रखा, जिसका पंजाबी में अर्थ है सुंदर। सोहनी जैसे जैसे बड़ी होती गई, सुंदर और प्यारी होती गई। तुला ने अपनी बेटी को भी उसकी ही तरह
सुंदर और प्यारे मटके बनाने की कला सिखाई थी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही सुंदरता से पिता द्वारा बनाए गए बर्तनों पर चित्रकारी भी करती थी। उम्र के साथ साथ तुला को दिखना कम हो गया। अब सिर्फ सोहनी ही मटके बनाती थी। उसने अपनी कला भी उसमें मिलाई और उसके पिता से भी अच्छे मटके वह बनाने लगी। गुजरात में एक प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग है तत्समय। एक दिन उज्बेकिस्तान स्थित बुखारा एक व्यापारी इज्जत बेग व्यापार के लिए भारत आया। सौदे के सिलसिले में वह चेनाब तट के उसी गांव में जा पहुंचा जहां सोहनी रहती थी। प्यार जाने किसको कहाँ से बुला लाता है। बिना किसी ज्ञात कशिश के, किसी अपूर्ण रही कशिश की खातिर वह उसके पास मटके खरीदने के लिए आता है। इज्जत बेग मटके पसंद करते हुए सोहनी को देखता है, जो कि एक मटका बना रही थी और उसका पूरा ध्यान मटके पर ही था। उसने सोहनी को जब देखा तो देखते ही उससे प्यार हो गया। वह सोहनी की दुकान पर घड़ों को देख रहा था और उन पर चित्रकारी करती सुगढ़ सोहनी पर मुग्ध हो गया। उसने सोहनी के उस मटके को खरीदने के लिए पूछा जो अभी सोहनी बना रही थी। सोहनी कहती है, यह मटका अभी कच्चा है और इसे पकाना भी पड़ेगा, नहीं तो इसे खरीदने का कोई फायदा नहीं होगा। तो उसने कहा कि वह उस मटके को पकवाने के लिए कल फिर आ जाएगा। इज्जत बेग अब सोहनी से मटके खरीदने के लिए रोजाना आने लगा। वह व्यापार भूल गया, सौदा भूल गया। सोहनी को देखने के लिए वह रोज सोने की मुहरें लेकर कुम्हार के पास आता और बर्तन खरीदता। कुछ दिनों में उसके साथियों ने आना बंद कर दिया, तो इज्जत ने वहीं पर गांव में रहने का निश्चय किया और वहीं गांव में रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसके पास जो रुपए थे वह सब खत्म हो गए, लेकिन फिर भी वह सोहनी के घर जाता था। जब तुला को पता चला कि इज्जत के सारे रुपए खत्म हो गए हैं, तो उसने इज्जत को अपनी भैंस के चरवाहे के रूप में रखने के बारे में सोचा। इसी वजह से वह महिवाल के नाम से भी जाना जाता है। महिवाल का अर्थ है भैंस चराने वाला। प्यार में लोग क्या कुछ नहीं कर जाते। उज्बेकिस्तान का राजा भैंस चराने लग जाता है। सोहनी भी महिवाल को रोज देखती थी। वह जानती थी कि वह सिर्फ सोहनी को देखने के लिए आता है। रोज के इस अनजान ग्राहक की भाषा से सोहनी अनजान थी, पर कुछ तो है जो भाषा के शब्दों से परे सीधे अर्थ पहुंचा देता है। सोहनी भी महिवाल की तरफ आकर्षित हो जाती है। उसके मन में भी महिवाल के लिए प्यार बढ़ने लगता है। जब कभी भी महिवाल देर से आता, सोहनी का दिल जोरों से धड़कने लगता और उसे उसकी चिंता होने लगती, क्योंकि सोहनी को भी महिवाल के प्यार ने घेर लिया था। कुछ ही दिनों में दोनों ने अकेले में मिलना शुरू कर दिया। दोनों का मिलन बहुत ही खुशी से होता और बिछड़न बहुत ही दुखदायक होता था। प्यार कभी भी किसी से छुपता नहीं है, चाहे वह सोहनी महिवाल का ही क्यों ना हो। जैसे ही सोहनी के पिता को इसके बारे में पता चला, तो उसने सोहनी की शादी पास के ही किसी कुम्हार के लड़के से करवा दी और सोहनी अपने ससुराल चली गई। महिवाल भी सोहनी के गांव के पास नदी के किनारे रहने लगा था। सोहनी का पति मटकों का सौदागर था, जो कि मटके बनाकर दूसरे शहरों में जाकर बेचता था। सोहनी भी नदी की तरफ देखकर घंटों महिवाल का इंतजार करती थी। एक दिन उसने सोचा कि वह पके हुए मटके को पकड़कर नदी पार कर सकती है, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। एक दिन वह घर से मटका लेकर निकल गई और नदी को मटके की मदद से पार करने की कोशिश करने लगी। जैसे ही महिवाल ने
सोहनी को आते हुए देखा, वह खुशी से झूम उठा और सोहनी को हाथ देकर उसकी मदद करने की कोशिश करने लगा। उसने नदी के दूसरी तरफ उसे खींच लिया। दोनों बहुत दिनों के बाद मिले थे, इसलिए एक दूसरे को देखकर बहुत खुशी हुई और दोनों फिर से एक दूसरे के प्यार में खो गए। थोड़ी देर में सोहनी ने कहा उसे भूख लगी है और महिवाल सोचने लगा कि इस समय उसके पास कुछ भी नहीं है और वह सोहनी को पेट भर खाना भी नहीं खिला सकता। सोहनी भी उसकी दुविधा समझ गई, तो दोनों ने कुछ और दिन इंतज़ार करने का फैसला किया और दोपहर से शाम कब हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। अब सोहनी का वापस जाने का वक्त हो गया और महिवाल के चेहरे पर उदासी छा गई। सोहनी रोजाना एक मटका लेकर महिवाल से मिलने जाने लगी। एक दिन सोहनी की भाभी को इसके बारे में पता चल गया और उसने पक्के मटके को कच्चे से बदल दिया। जैसे ही सोहनी ने मटका उठाया तो उसे पता चल गया कि मटका बदल चुका है, लेकिन महिवाल से मिलने की बेकरारी में वह कच्चा मटका ही लेकर चली गई। जैसे ही वह नदी को पार करने लगी, मटके की मिट्टी पिघलने लगी और उसने महिवाल को आवाज़ दी। जैसे ही उसने सोहनी को डूबते हुए देखा तो वह भी उसकी मदद करने के लिए नदी में कूद गया। चूंकि दोनों ही तैरना नहीं जानते थे, दोनों ही उस नदी में समाहित हो गए। पर कुछ प्राण जैसा नदी में था जो उसकी लहरें अपनी तासीर के लिए दुखी थी। आखिर सोहनी भी उसके तट पर जन्मी थी और उसका प्रेम भी उसी तट पर जन्मा था। सोहनी के गांव से 75 किलोमीटर दूर शाहदादपुर में दोनों के शव मिले थे, जहां आज भी सोहनी का मकबरा बना हुआ है। धन्यवाद।